हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर के मैकेनिकल। देखिए, इस वीडियो में हम पार्ट बी करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट ए मैं आपको करा चुका हूँ, तो पार्ट बी करेंगे। ठीक है, PART पार्ट ए है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। ये आपको मैं बता दूँ 150 क्वेश्चन, ठीक है, 150 क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो कम से कम मैंने आपको लगभग लगभग 70+ क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, पार्ट ए में 70+ क्वेश्चन हो गए हैं। बाद बाकी 70 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हमको, वो पार्ट बी में और सी में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना भाई पहले से ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी स्टूडेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो डिप्लोमा मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं IOCL की, NPCIL की और इसरो, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन को। लास्ट मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे, जितने भी करा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ विच इज लिक्विड विल राइज एन ओपन कैपिलरी ट्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए, हाइट आपको बतानी है किसके प्रोपोर्शनल टू होती है। जो आपका कैपिलरी ट्यूब का ये जो आपका इक्वेशन होता है, कौन सा होता है इस इक्वेशन में, आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही। H = 4 cos थीटा अपॉन ρ/g/d, ये होता है। तो जो हाइट होती है ना, ठीक है, कैपिलरी जो हाइट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है बताइए। तो इसमें से आप देख सकते हो सिग्मा है। ठीक है, तो देखिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली पूछा है उसने, इन्वर्सली पूछा है। तो इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर की होगी? नहीं, डेंसिटी, एयर प्रेशर या सरफेस टेंशन, बताइए। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था H जो प्रोपोर्शनल है वो आपका किसके है, 1/डेंसिटी के। ठीक है, फॉर्मूले से। और H जो प्रोपोर्शनल है वो आपका 1/डायमीटर के भी है, क्योंकि नीचे ρ/g/d होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वो किस में यूज, नॉन कंज्यूमेबल का मतलब जो घिसता नहीं है। ठीक है, जो घिसता नहीं है वो आपको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो गया। तो किस में होगा भाई बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, GTAW, मतलब इसका GTAW का मतलब होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो ये इसको हम, इसकी जगह पे TIG वेल्डिंग भी आती है, TIG। ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड जो होता है टंगस्टन का होता है TIG में। तो ये दोनों ऑप्शन क्लियर होते हैं इसके। बाद बाकी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की अगर बात करी जाए तो MIG वेल्डिंग होते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, थर्मल वेल्डिंग आपकी क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, जो आपका 3:1 में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई यहाँ पे ये इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा। व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है ना, वो किस टाइप का आपका लुब्रिकेंट है बताइए। लुब्रिकेंट होता है स्नेक। ठीक है, जो आपके दो पार्ट के बीच, जैसे दो पार्ट हैं आपका, ठीक है, दो पार्ट आपका फ्रिक्शन लगा, तो बीच में अगर इसको यूज़ करोगे आप लुब्रिकेशन को, तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, तो बताइए। तो भाई ग्रेफाइट जो होता है ना, वो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड स्नेक होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए। जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं वो आपके ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए, कुछ लुब्रिकेंट हो, जैसे लिक्विड लिक्विड टाइप के। ठीक है, लिक्विड स्नेक होंगे, लिक्विड ग्रेफ वो होंगे लुब्रिकेंट, तो वो होंगे आपके रैपसीड ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल होता है। ठीक है, ये आपके द्रव स्नेक आते हैं, द्रव लुब्रिकेंट आते हैं। और सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड होते हैं, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब अर्ध अर्ध स्नेक बोलते हैं इसको, जैसे ग्रीस है, ग्रीस हो गया, ठीक है, या मोम हो गया। ठीक है, मोम। तो ये आपके सेमी सॉलिड में आते हैं। और गैसीय होता है ना, गैसीय। ठीक है, गैसेस जो लुब्रिकेंट होते हैं आपके, जैसे नाइट्रोजन है या हीलियम है। ठीक है, ये आपके यूज़ करे जाते हैं गैस लुब्रिकेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब।
अब भाई लाइक नहीं करते हो वीडियो को, मैंने आपको बहुत बार बोला है लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पे मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बताता हूँ, अच्छी अच्छी तरीके से वीडियो बनाता हूँ, पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। वही 20-25 लाइक होते हैं, ये कोई लाइक होते हैं क्या? ठीक है, लाइक करने के पैसे थोड़ा ना मिलते हैं मुझको, तो लाइक तो कर दिया करो ना कम से कम। चलिए देखते हैं यहाँ पे। पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एट द पॉइंट इज इक्वल ऑल डायरेक्शन। तो पास्कल लॉ किसके लिए होता है? देखिए, इसका आंसर होगा कन्फर्म कॉन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो पास्कल लॉ आपको बताता है, देखिए आपका कोई कंटेनर है, वहाँ पे उसको आपको यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है ना, ठीक है, पी एक्स डायरेक्शन में, पी वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपको बताता है पास्कल लॉ। तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, क्या इक्वेशन निकलती है? यहाँ से P1 इजकल टू P2 इजकल टू P3 इजकल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आपका इक्वेशन निकलती है। तो पास्कल लॉ किसके लिए यूज़ करते हैं भाई? हाइड्रोलिक रैम के लिए। ठीक है, HYDRAULIC, हाइड्रोलिक प्रेस के लिए करते हैं, हाइड्रोलिक रैम के लिए करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, ठीक है, उसके लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लियर हुआ यहाँ पे। तो जो यहाँ पे पास्कल लॉ में जो फ्लूइड यूज होता है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे भाई ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज फंक्शन ऑफ। तो मैंने आपको बहुत बार बताया, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल की बात आए तो टेम्परेचर लिमिट होगा, ठीक है, या टेम्परेचर रेंज होगा, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेंज। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी होती है, मैं यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, वो क्या होता है, वो आपकी इफिशियंसी का नोट होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्या बताया था मैंने आपको, दूसरा वाला T1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, और एक और तरीका और है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। इस तरीके से हम इफिशियंसी को फॉर्मूले को लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो देखिए ये सोम का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे देखेंगे, व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मूवमेंट टी बेंडिंग मूवमेंट एम, द इक्वेशन बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू। तो आपको बताना है इक्वेशन बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा। इसमें से आपको दे रखा है ट्विस्टिंग मूवमेंट टी और बेंडिंग मूवमेंट एम दे रखा है। तो देखिए इसका भाई आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक में एम प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया। और यहाँ पे एक इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट अगर पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, टी इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट पूछा जाए, तो क्या होगा भाई, अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सॉलिड शाफ्ट स्ट्रेस एट द सेंटर इज। तो सॉलिड शाफ्ट में स्ट्रेस जो होती है वो सेंटर पे क्या होती है? जैसे आपके पास सॉलिड शाफ्ट है एक, ठीक है, ये आपकी, मैं पूरा सॉलिड बना दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये आपकी सॉलिड शाफ्ट है, तो सेंटर ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ होगी, यहाँ पे। ठीक है, सरफेस पे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सेंटर पर पूछा है उसने स्ट्रेस, तो सी हो जाएगा। बाद बाकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी अपॉन जे, जी थीटा अपॉन एल इजकल टू टाउ अपॉन आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे भाई ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कलेक्शन किया है मैंने, एक 150 क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो ध्यान से देखो। की आर जनरली मेड ऑफ, की जो बनाई जाती हैं, चाबी होती हैं, ठीक है, की की जो होती हैं वो आपकी माइल्ड स्टील की बनाई जाती हैं, माइल्ड स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो ये क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू, तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो 9.81, ठीक है, 9.81 ये होता है न्यूटन। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो भाई यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये ऐसा ही सी है, इंजन का क्वेश्चन है। C10 नंबर इज द मीटर ऑफ। तो C10 नंबर मीजरमेंट क्या करता है बताइए? तो देखिए C10 नंबर जो होता है वो इग्निशन क्वालिटी को मेजरमेंट करता है। ठीक है,
तो C10 संख्या होती है, देखो C फॉर C10 तो CI इंजन के लिए होती है, ठीक है। CI मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, मतलब डीजल इंजन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे C10 संख्या जो रखी जाती है वो आपकी रखी जाती है पेट्रोल डीजल इंजन की 40 से लेके 55 तक, ठीक है, ये रखी जाती है। और अगर नेक्स्ट बात करूँ आपकी SI इंजन की, ठीक है, SI इंजन में आपका ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर, ठीक है, ऑक्टेन नंबर होता है। ये आपका स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन के लिए रखी जाती है। इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है 80 से 100 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बताइए विच वन इज ऐसा इंजन, मतलब ऐसा ही मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। तो कौन सा इंजन है इसमें, ऐसा इंजन है, पेट्रोल इंजन है, यही होगा, ठीक है। डीजल इंजन नहीं होता, ये आपका CI इंजन होता है, गैस इंजन नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ बता दूँ, पेट्रोल इंजन के लिए जो इफिशियंसी होती है भाई, वो क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है, 1 - 1/R⁻⁻1, ठीक है, यही होती है ना। तो ये आपकी इफिशियंसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद कर लेना है इसको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। देखिए PERT एंड CPM आर, तो PERT और CPM वो क्या होते हैं, PERT और CPM होते हैं आपके नेटवर्क टेक्निक, ठीक है। क्या होते हैं, नेटवर्क टेक्निक। तो इसको याद कर लेना आप। बाद बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जो PERT होता है ना, PERT की फुल फॉर्म क्या होती है आप याद कर लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है, ठीक है। और CPM की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड होते हैं। और ये एक एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक होती है, ठीक है, जो प्लांट में यूज़ करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन विच इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज। तो स्ट्रेन एनर्जी आपका फॉर्मूला बताइए क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा पहले ये बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका U = σ/2E/V होता है, ठीक है। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवेट से रिलेटेड है। रिवेट वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं PSU में। देखिए रिवेट ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज सब्जेक्ट टू। तो रिवेट जॉइंट होता है उसमें जो रिवेट लगी होती है उसमें क्या क्या फोर्स लगे होते हैं। देखिए टेंसाइल फोर्स भी लगेगा, सही है, बेंडिंग स्ट्रेस भी लगेगा, शियर स्ट्रेस भी लगेगा। तो ऑल ऑफ एबव, ये इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए ए बीम सपोर्टेड वन मोर देन टू सपोर्ट इज कॉल्ड। कोई भी बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है। तो ये एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार, मतलब वो कह रहा है कि 1 more than 2 सपोर्ट, मतलब एक से ज़्यादा सपोर्ट होती हैं, तो उसको क्या कहेंगे भाई बताइए। तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई क्वेश्चन देखिए पेल्टन व्हील होता है वो कैसी टरबाइन होता है, पेल्टन व्हील क्या है। तो बताइए इसका आंसर कौन बताएगा। तो पेल्टन व्हील जो होता है वो टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन होती है, ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन होती है, बहुत बार बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस वीडियो में ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइन तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ क्वेश्चन करिए आप अच्छी तरीके से। डिफाइन वाले जो वीडियो हैं मैं आपको स्पेशल करा देता हूँ, जैसे 10 का दम है, ठीक है, वो करना आप। बाद बाकी आप मुझे टॉपिक बताना कोई, उसमें आपको मैं टॉपिक करके अच्छे से टॉपिक बता सकता हूँ। पावर प्लांट से रिलेटेड या प्रोडक्शन क्वेश्चन मैं करा दूंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं। आप बता देना प्रोडक्शन क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आपको करा दूंगा। बाद बाकी कोई भी टॉपिक हो मुझे बता देना, ठीक है, पूरा मैकेनिकल से मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करा दूंगा। और आपको बस सीधे सीधे सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, वो अच्छी बात रहेगी। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तुम लाइक भी नहीं करते हो एक भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू ब्रेक पावर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू ब्रेक पावर, ठीक है, तो शाफ्ट पावर से ब्रेक पावर जाएगी, वो क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। तो देखिए यहाँ पे एक और फार्मूला एक बनता है, देखो ओवरऑल एफिशिएंसी का बनता है एक, एक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, और एक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। तो ये एक ओवरऑल एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड। तो टोटल प्रेशर, कोई भी ऐसा पॉइंट बताना है आपको जिस पर टोटल प्रेशर लगे किसी भी सरफेस पे, ठीक है।
तो आपका ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जिस पर कोई भी किसी फ्लूइड का आपको टोटल प्रेशर लगता है यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये बायोन्सी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। बायोन्सी से या इंडियन ऑयल में, IOCL में बायोन्सी चैप्टर से आपके करीबन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तैयार कर लेना आप, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपका मेटासेंटर क्या होता है, या मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ बायोन्सी, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। और बाद बाकी मेटासेंट्रिक हाइट शिप के लिए कितनी होती है, या वार शिप के लिए कितनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो मैं करा दिए हैं मैंने इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप मेरे कुछ स्पेशल वीडियो देख लेना, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देख लेना, सारे क्वेश्चन वाले वीडियो हैं वो मैंने सारे एक फोल्डर वो बना दिया है, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 1 टन रेफ्रिजरेशन इम्पल्स हीट ट्रांसफर एट रेट ऑफ, ठीक है। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन का इसका फॉर्मूला बताइए, कौन कौन बताएगा इसका आंसर, बताइए, कोई बता सकता है इसका आंसर, बताइए भाई, बताइए कोई आंसर बताइए इसका। देखिए इसका आंसर होगा 210 किलोजूल पर मिनट। तो आपने बहुत बहुत बार पढ़ा होगा 3.5 किलोवाट, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा आपने। किसी ने 210 किलो जूल पर मिनट भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे इसके आंसर हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन की बहुत सारे आंसर हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सारे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे हैं, आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना आप, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ठीक है, 1 टन रेफ्रिजरेशन का। तो देखिए 1 टन रेफ्रिजरेशन का होता है वैल्यू, एक 3.5 किलो जूल पर सेकंड होता है, 3.5 किलोवाट होता है, 210 किलो जूल पर मिनट होता है, 50 कैलोरी पर मिनट होता है, और आपका होता है 200 ब्रिटिश थर्मल यूनिट मिनट, ठीक है। ये आपका 5 वैल्यू होती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। तो भाई ये क्वेश्चन बताइए, रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क सप्लाइड इज कॉल्ड। तो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है और वर्क सप्लाइड होता है, वो आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। तो COP आपका हीट पंप इजकल टू 1 + COP रेफ्रिजरेटर इजकल टू 1 / इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, इंजन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला पूरा होता है आपका, तो यहाँ से ये फार्मूला जो है ना, ठीक है, इतना इतना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन बताइए, बेल कॉलोमन साइकिल होता है इज एप्लीकेबल फॉर। तो बेल कॉलोमन साइकिल होता है रिवर्स जूल साइकिल का होता है, ठीक है, रिवर्स जूल साइकिल को हम बेल कॉलोमन साइकिल बोलते हैं। और इसमें एयर रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, एयर रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए द पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर इज पॉइंट वेयर। तो पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर जहाँ पे पॉइंट क्या करते हैं, मतलब बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बेंडिंग मूवमेंट चेंज इन साइन। बेंडिंग मूवमेंट जब साइन चेंज करते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर बोलते हैं। देखिए बाद बाकी आप काउंटर फ्लेक्चर ओवर हैंगिंग बीम में ज़्यादातर पाया जाता है, ओवर हैंगिंग बीम, हैंगिंग बीम, ठीक है, तो याद रखना ओवर हैंगिंग बीम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए आइडेंटिफाई द हार्डनेस मेटल। तो हार्डनेस मेटल आपको बताना है, इसका आंसर आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्या होगा। या देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल सवाल है ये, टंगस्टन होगा या प्लेटिनम होगा या डायमंड होगा, ये तो नहीं होगा आयरन, ठीक है। तो इन तीनों में से ही आंसर होगा, कोई आंसर बताएगा इसका, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इनसे आंसर पूछ रहा हूँ कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बाद बाकी हम डिस्कस कर लेंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। बताना इसका आंसर पूरा लिखना, ठीक है, प्लेटिनम लिखना या डायमंड लिखना या टंगस्टन लिखना, तो मुझे याद रहेगा, ABC करके मत लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द मटेरियल यूज टू कोटिंग फॉर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। तो देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रोड होता है, ऐसे करके इस टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जिसमें हम वेल्डिंग करते हैं। तो इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का आपका इलेक्ट्रोड होता है। तो ऊपर जो होती है ना, ठीक है, वो क्या होता है,
क्या लेप चढ़ा होता है? एक तो आयरन का वायर होता है ना अंदर, तो ठीक है, जिस मेटल का ये होता है उसी का ही तो होता है। बाद बाकी ऊपर आपका एक लेयर चढ़ी होती है टाइप की। तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे भाई? तो उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, FLUX, फ्लक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ कास्ट आयरन यूजली वेरीज बिटवीन। तो कास्ट आयरन के लिए परसेंटेज जो होती है वो 2.5 से लेकर 3.5% तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द थ्रेड यूज टू ट्रांसमिशन पावर इज। तो देखिए एक थ्रेड आपकी यूज़ करी जाती है, थ्रेड मतलब चूड़ी, ठीक है, थ्रेड मतलब ये इस टाइप की आपको थ्रेड यूज़ करी जाती है। तो ट्रांसमिशन के लिए, पावर को ट्रांसमिशन के लिए कौन सी थ्रेड यूज़ करी जाती है, वो तो बताइए इसका आंसर। स्क्वायर थ्रेड होगा, या बटर थ्रेड होगा, या एक्सियल थ्रेड होगा, या ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड आपकी 90 डिग्री की होती है, इसका एंगल होता है 90। बाद बाकी आपको मैं बता दूँ यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो एंगल पूछा जाता है वो एक्सियल थ्रेड का पूछा जाता है। एक्सियल थ्रेड का होता है वो 29 डिग्री होता है, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, एक्सियल थ्रेड, एंगल ऑफ एक्सियल थ्रेड इज, तो एक्सियल थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो भाई क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पार्क इग्निशन इंजन वर्क ऑन। तो स्पार्क इग्निशन मतलब SI इंजन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे इंजन क्या होगा, होते हैं आपके ऑटो साइकिल, ठीक है, ऑटो साइकिल होते हैं। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी, क्या होती है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, क्या होती है भाई, 1 - 1/R⁻1। तो R है यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। तो ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो होता है वो आपका होता है 6:10, ठीक है। डीजल साइकिल का कितना होता है, 15 से 25, ठीक है। डीजल साइकिल का कंप्रेशन रेशियो ये होता है। बाद बाकी मैं यहाँ पे ऑटो साइकिल आपको बना देता हूँ। ऑटो साइकिल में देखो क्या क्या होते हैं, ऑटो साइकिल में आपके होते हैं, ऑटो साइकिल में आपका पीवी डायग्राम होता है ये। तो ऑटो साइकिल में 2 कांस्टेंट आपके क्या होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको तैयार करके रखना है, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, एरिया अंडर द कर्व लाइन इन PV डायग्राम, PV प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड TH डायग्राम मतलब टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम, एंड रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ये वो कह रहा है, एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो PV डायग्राम में क्या होता है और TH डायग्राम में क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूँ यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा भाई B आंसर, ठीक है, वर्क एंड हीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ग्राफ बनाओगे आप, तो एरिया अंडर द कर्व होगा ना यहाँ पे इस तरीके का, मतलब पीवी डायग्राम में जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या होगा भाई, वर्क को शो कराएगा, ठीक है। यहाँ पे TH डायग्राम बना देता हूँ मैं, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, एस मतलब एंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व ये होगा आपका, तो ये क्या शो कराएगा, ये आपका हीट शो कराएगा, ठीक है, हीट शो कराएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मेजरमेंट से आते हैं, इस तरीके प्रोडक्शन से भी लिए जाते हैं मेजरमेंट से। तो देखिए, एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर, कैलिपर्स, डायल इंडिकेटर एंड कैन बी चेक बाई। तो किससे चेक करेंगे, देखिए आपकी एक्यूरेसी चेक करनी है, कैलिपर्स आपका ख़राब हो गया है, या डायल इंडिकेटर वो ख़राब हो गया, तो बहुत सारे माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर ख़राब हो गया, तो उसकी एक्यूरेसी आप चेक किससे करेंगे बताइए। तो इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर कोई बता सकता है इसका, कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर इसका क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा स्लिप गेज, ठीक है, स्लिप गेज हो जाएगा इसका आंसर, B आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाद बाकी रिमेनिंग 30 क्वेश्चन आपको बचे हुए हैं, तो अब मैं उसको पार्ट C में कराऊंगा, ठीक है, पार्ट C में कराऊंगा। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है,
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। बाद बाकी सुनिए एक बात, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पार्ट्स भी आपके लिए तैयार करके रख लिया है। मैं पार्ट छोटे इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, ठीक है, आप समझ रहे होगे। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, लास्ट रहेगा, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन आपको रिमेनिंग रह गए हैं, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको 150 क्वेश्चन तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। बाद बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट मिलता हूँ आपसे, जय हिंद।